नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूं। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, बिना बताए मैं चला गया था और साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पाया। कुछ बच्चों के कमेंट्स के मैंने जवाब भी दिए थे और उनको मैंने बताया था कि मेरी जैसे ही तबीयत ठीक होगी वैसे ही मैं आप लोगों के लिए फिर से क्लासेस बनाना चालू करूँगा। जिन बच्चों के मैंने कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया है, अगर उन्होंने मेरे प्रति अगर किसी प्रकार के बुरे भाव रखे हैं तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए और मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो क्लास लेकर आया हूँ। आप उसको एंजॉय करें और उसके साथ साथ आप पढ़ें, यही मेरा उद्देश्य है और वीडियो बनाने का भी मेरा यही उद्देश्य है। बच्चों, हमारी अंतिम जो वीडियो क्लास हुई थी, संस्कृति का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इस पाठ के लेखक हैं और यह पाठ निबंध है। लगभग इस पाठ के मैंने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। भाग 1, 2, 3, 4, इन 4 भागों में लेखक परिचय से लेकर के इस पाठ के 3 पैराग्राफ की व्याख्या कर दी है, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और आज की इस वीडियो क्लास में हम इसी पार्ट के आगे के पैराग्राफ को कंटिन्यू रखेंगे। जिन बच्चों ने इस पार्ट की भाग 1, 2, 3, 4 जो वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके आसानी से वह वीडियो मिल जाए उन बच्चों के लिए मैं आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा कर के इस पार्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, आप हम तक जुड़ सकते हैं या फिर कह सकते हैं हमारे और आपके बीच में कनेक्शन हो सकता है। वह कनेक्शन फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से हो सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की शंका होती है, डाउट होता है कि किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, पीडीएफ आदि आपको सारा मटेरियल इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी वीडियो क्लास, हमारी मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम और फेसबुक की आपको लिंक मिल जाएगी और वहां आसानी से आप हम तक जुड़ सकते हैं। आइए बिना किसी रुकावट के क्लास को प्रारंभ करते हैं बच्चों। भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि भारत देश अब राष्ट्र स्वतंत्र हो चुका है, किसी के डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। आप लोगों को पता है 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब भारतीय जो हैं अब स्वतंत्र हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। हम चाहें जिस प्रकार से चाहें, जिस माध्यम से चाहें, जिन संसाधनों का प्रयोग करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप आ गिरने वाला नहीं है। यहाँ 2 बातें हमें समझनी है। सबसे पहले, अगर आपने पहली वीडियो क्लास में देखा था, यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने एक बीज से लेकर पेड़ तक की जो प्रोसेस बताई थी, एक एग्जाम्पल दिया था। छोटा सा बीज अगर ज़मीन में लगता है, ज़मीन में जाता है, तो वह कई दिन, हफ्ते, महीने, कई साल गुजर जाने के बाद उसे अनुकूल वातावरण मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलती है, सूरज का प्रकाश मिलता है, तो आप देखते हैं कई हफ्ते, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजर जाने के बाद वह पेड़ बन जाता है। तो वह अकस्मात नहीं होता है। पहली बात तो यहाँ पर यही समझनी है। ठीक इसी प्रकार से हम जिस परिवेश में रह कर के, अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका जो बदलाव हमारे जीवन में दिख रहा है तो वो अकस्मात नहीं दिख रहा है, जिस प्रकार से बीज और पेड़ का एग्जाम्पल दिया है। एक बात तो यहाँ पर ये समझनी है। दूसरा बात ये बताना चाहते हैं, अगर जीवन में आपका सकारात्मक रूप से जो बदलाव हुआ है वह अचानक से आपका डिमोनेटाइज नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं अचानक से वह एकदम से नहीं गिरेगा। ठीक है, या फिर गिरने के चांसेस ही नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ है, वह सकारात्मक बदलाव एकदम से नहीं गिरेगा और ना ही गिर सकता है, क्योंकि आपने अपने जीवन को सकारात्मक परिवेश में रह कर के जीवन को ढाला है। जिस प्रकार से एक छोटा सा बीज एक सकारात्मक परिवेश में रहकर एक पेड़ बन जाता है, इसी प्रकार से आपने अपने जीवन को उसी रूप में ढाल लिया है, सकारात्मक रूप में। इसलिए अब आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। अगर हमें सकारात्मक रूप से आगे वृद्धि की ओर जाना है, ग्रोथ की ओर जाना है, यानी हमें अपने जीवन में सकारात्मक जीवन बनाना है और आदर्श जीवन बनाना है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी है, तो हमें जानबूझ करके, हमें पता है कि
जिस रास्ते सकारात्मक रास्ते को लेकर हम चल रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन एक निश्चित विधि, विधि का मतलब होता है तरीका, और प्रयत्न मतलब होता है कोशिश। तो एक अच्छे तरीके से, एक आसान तरीके से, एक सरल तरीके से प्रयत्न करना होगा जिससे हमारे जीवन में बदलाव हो सके। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य है संस्कृति की साधना। ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाने की संभावना भी है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य है संस्कृति की साधना। साधना मतलब आप लोग जानती हैं जिस प्रकार से हम ईश्वर के प्रति, यानी एक ऐसा व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो या किसी प्रकार की वस्तु, उसके प्रति हमारा जो विश्वास होता है, उम्मीद होती है, वो हमारी साधना कहलाती है। संस्कृति आप लोग जानते हैं जिस परिवेश में हम रहकर पले बढ़ते हैं, खाते पीते हैं, रहन सहन हमारा संस्कृति है। प्रबल कार्य, प्रबल मतलब होता है बलपूर्वक जो कार्य होता है, वह संस्कृति की साधना है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य है संस्कृति की साधना। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं अगर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा। अगर आप स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप दूसरों को आगे बढ़ा दीजिए, तो आप स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, शिक्षक को अपने ज्ञान के साथ साथ उन बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने होंगे, जिससे बच्चे वह आगे बढ़ेंगे। और बच्चे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो शिक्षक का भी क्या होगा, ज्ञान के साथ साथ उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने आप ही आगे बढ़ जाएगी। तो संवर्धन का मतलब होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। राष्ट्र मतलब आप जानती है नेशन जिसको कहा जाता है, हमारा देश कहा जाता है। अगर किसी भी देश को ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ाना है, तो सबसे अच्छा काम है जिस देश में रहते हैं, जिस देश की संस्कृति में रहते हैं, जिस देश के वातावरण में रहते हैं, वो आप आगे बढ़ाइए। तो आप देखेंगे कि देश अपने आप ही उन्नति करने लगेगा। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने की आवश्यक है। अब उसके लिए क्या करना होगा भैया, देश को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धिपूर्वक, ऐसा नहीं कि हाँ मैं नहीं करूँगा कोई दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा तो कोई तीसरा कर लेगा, तीसरा नहीं करेगा तो चौथा करेगा, तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना। यानी अगर आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो स्वयं से बुद्धिपूर्वक आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। देश के प्रत्येक भाग में किस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं, इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। हम उसका सम्मान करते हैं, किंतु उसके प्राणवत तत्व को अपना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये कहना चाहते हैं देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार का प्रयत्न आवश्यक। अकेला ऐसा नहीं है किसी एक टेक्निकली फील्ड में बढ़ावा देना है, यानी जो देश है, जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, पेड़ के प्रत्येक अगर भाग में देखा जाए तो प्रत्येक भाग में वह बीज का अंश समाहित होता है। उसी प्रकार से देश पूरा एक वट वृक्ष के समान है, पेड़ के समान है, और उसमें जो टेक्निकल फील्ड है, एक साहित्यिक फील्ड है, जो अलग अलग प्रकार के जो फील्ड हैं, उनको उन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। अब ये कहना चाहते हैं हमारे देश की संस्कृति की जो प्राचीन धारा बहुत समय से चलती आ रही है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उसको क्या करना होगा, प्राण तत्व को अपना कर ही आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बताया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, अगर आप अपनी देश की संस्कृति की साधना करते हैं तो आप देखते हैं आपका राष्ट्र संवर्धन होने लगता है, आपका देश डेवलपमेंट होने लगता है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है तो अपनी संस्कृति को प्राणवत मानकर आगे बढ़ना होगा। उसका जो जड़ भाग है, उसे गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। अब ये कहना चाहते हैं उसका जो जड़ भाग है, यानी ऐसा भाग जिस पे हम काम करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो भी ठीक, अगर उसका बोझ लेकर हम चलते हैं तो गति में अड़चन ज़रूर आएगी। गति मतलब है जो डेवलपमेंट करने की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी अड़चन उत्पन्न जरूर होगी। अब यहाँ पे जड़ कहने इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति, उस प्राचीन संस्कृति को अपना करके नई परिवेश में, नए वातावरण में जब हम चलते हैं तो पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति नहीं कह सकते, आधुनिक वातावरण, तो दोनों में थोड़ा सा टकराव आता है, जिससे हमारी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी रुक जाती है, गति रुकने से लगती। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी संस्कृति के कारण हम बहुत आज के युग में हम वह नहीं जी सकते हैं, ऐसा नहीं है।
निरंतर गति मानव का निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। निरंतर गति व्यक्ति मानव जीवन के लिए वरदान क्या है? वह व्यक्ति का जीवन प्रति समय बदलता रहना चाहिए, उसमें गति रहना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। अगर पेड़ है, अगर पेड़ में मूवमेंट नहीं होता है तो वह पेड़ क्या रहता है? खड़ा रह जाता है और सूख जाता है और फिर कुछ काम का नहीं रहता है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा तो आप भी मृत घोषित हो जाएंगे, मैं भी मृत घोषित हो जाऊंगा। इसलिए बता रहे हैं मानव जीवन के लिए वरदान है गति होना, यानी मूवमेंट होना। व्यक्ति हो या राष्ट्र, जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन ढलने लगता है। ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है? ढलने का मतलब बदलाव, उसमें चेंज कब आने लगते हैं? जब व्यक्ति एक ही पड़ाव पर टिका रहता है। एक ही पड़ाव पर टिका रहता है मतलब अगर आप 10वीं कक्षा में हिंदी विषय की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपके स्कूल हो, कोचिंग्स माध्यम जो भी है जिससे आप पढ़ना चाहते हो, और आप अभी पढ़ नहीं पा रहे हो लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हो, जैसा भी होकर के पढ़ना चाहते हो, और आप उसमें मेहनत लगा रहे, तो आप देखेंगे उसका बदलाव आपको आगे चल करके एग्ज़ाम के समय तक आपको दिखेगा। तब आपका जीवन ढलने लगेगा, आपको बदलाव दिखाई देगा। नहीं, देखो कि मैंने इस तरीके से तैयारी की थी, इस तरीके से पढ़ना चाहिए और इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, और आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से समझ में आने लगती हैं। तो ये बताना चाहते हैं अगर व्यक्ति किसी एक लक्ष्य पर टिका रहता है तो उसका जीवन में बदलाव निश्चित होना ही है। इसलिए चरे वेती की धुन जब तक राष्ट्र के रथ चक्र में गूंजती रहती है तभी तक प्रगति और उन्नति होती है। अब ये कहना चाहते हैं चरे वेती एक संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर सा एक गीत है, श्लोक कह सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं निरंतर आप चलते रहिए, बदलाव लाते रहिए, इस प्रकार से बता रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जीवन राष्ट्र के रथ चक्र में गूंजती रहेगी। अब बता रहे हैं कि इस देश की संस्कृति को जब तक आप आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक आपकी जीवन की उन्नति होगी, तब तक आपकी जीवन की प्रगति होगी। जब आपके जीवन की उन्नति और प्रगति होगी तो राष्ट्र की भी प्रगति भी होगी। अन्यथा प्रकाश और प्राण वायु के कपाट बंद हो जाते हैं और जीवन रुध जाता है। अन्यथा कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके से परिवर्तन नहीं लाओगे तो आपका जीवन रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। माना जाता है कि अगर पानी बहता रहता है तो शुद्ध रहता है, अगर एक ही जगह वह पानी स्थित हो जाता है तो आप देखते हैं कई दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर जाने के बाद उसी पानी से फिर बदबू आने लगती है। या फिर कह सकते हैं जब किसी आप एक चीज़ पर रुके रह जाते हैं और आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो आपका भी जीवन प्रकार से रुक जाता है। और ये कहना में जागरूक रहना चाहिए, ऐसा ना हो हमारा मन परकोटा खींचकर आत्मरक्षा की साध करने लगे। अब परकोटा मतलब होता है एक आपने देखे होंगे प्रकार से आप महल गए होंगे, प्राचीन समय के राजाओं के राजमहल इत्यादि गए होंगे, और एक बाहर एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार होती है, उसको परकोटा कहते हैं। उसका काम क्या रहता है कि दुश्मनों आने वाले जो भी हमले होते हैं वह परकोटा उससे बचा लेता है। तो यहाँ पे ये कहना है कि हमें जागरूक रहना रहेगा ना हो चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने एक जीवन का दायरा खींच लें और उसी जीवन के दायरे के अंदर ही रह करके हम अपने समेट लें, एक सीमित बना लें। लेकिन मानव जीवन एक असीमित है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक अपने एक दायरा बनाना चाहिए, बल्कि एक दायरे से बाहर रहकर भी हमें निर्माण करना चाहिए। एक है पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वही उच्च स्थिति की उपजाऊ भूमि। ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा। कई बार आप लोगों को ये ओटी वाली सेक्शन में चूज द करेक्ट में 4 ऑप्शन में मिलता है, प्रश्न किस तरह से बन सकता है आपको बताता हूँ। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं होती है, 4 ऑप्शन होता है। ऋग्वेद की ऋग्वेद ऋग्वेद का सूक्त है, इस तरीके से संस्कृति की उपजाऊ भूमि है, बाबा वाक्यम प्रमाणम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि होती है, तो ये आंसर सही रहता है। तो प्रश्न बनता है, इसलिए आप लोगों को बताया है। अभी ये कहना चाहते हैं पूर्व यानी प्राचीन, नूतन यानी होता है नया। जहाँ नया और पुराने का जहाँ मेल होता है ना, वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। अभी ये कहना चाहते हैं जितना पुराना अगर बीज होता है और वह बीज एक बिल्कुल नई भूमि में डाला जाए,
नई ज़मीन में डाला जाए तो आप देखेंगे वहाँ पे फसल सुंदर होती है, और उस फसल की घास भी बहुत ही अपने आप में वो भी बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार से बता रहे हैं, एक आपकी पुरानी संस्कृति और आपकी नई संस्कृति, यानी वर्तमान का समय और प्राचीन समय, दोनों को जब हम अपने जीवन में एक साथ कर चलते हैं तो आप देखते हैं तो आपके जीवन में बदलाव के साथ साथ एक सफलता की शिखर पर चलते हैं। ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। ये बता रहे हैं कि ऋग्वेद, आप जानते हैं, 4 प्रकार के हमारे वेद हैं। माना जाता है वेद अपौरुषेय वेद है, वेदम अपौरुषेय, यानी वेद किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। कि जब से पृथ्वी है, जब से हमारा मानव जीवन है, तब से ही वेद है। 4 प्रकार के वेद हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद का पहला सूक्त जो है अग्नि सूक्त कहा जाता है। अग्नि देव की उपासना की गई है, लगभग 200 मंत्रों में की गई है। तो पहले ही मंत्र में उन्होंने बताया है नए ऋषि और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। उपासना मतलब उधर पूजा करते हैं, ठीक है, उनकी साधना करते हैं और उनकी महिमा का गान करते हैं। ऐसा नहीं है कि नए ऋषि अब नए देवता की करेंगे, नहीं, दोनों ही कर रहे हैं। यहाँ पर कहना यही अमर सत्य है, ठीक है। अमर सत्य क्या है यहाँ पर? पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होगा, नई और पुरानी का जहाँ मेल पर हमारा और देश की संस्कृति के साथ कर सकता है। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है, जो पुराना है वह केवल से कारण अच्छा नहीं माना जा सकता, और जो नया है का भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं है। उन्होंने एक सूक्ति संस्कृत में लिखी थी। वह संस्कृति वो सूक्ति थी, पुराण मित्येव न साधु सर्वा, पुराण इति एव न साधु सर्वा, यानी हर पुरानी चीज़ अच्छी हो ऐसा मान करके नई चीज़ को छोड़ देना ये भी गलत हो जाएगा। और नई चीज़ हमेशा बुरी हो उसको ऐसा छोड़कर, ऐसा मान करके उसको ग्रहण कर लेना या फिर उसका तिरस्कार कर देना, छोड़ देना, ये भी उचित नहीं। बुद्धिमान दोनों को कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं, यानी जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो दोनों बातों को समझते हैं और दोनों बातों को अपने जीवन रूपी कसौटी पर कसते हैं, यानी उसकी परीक्षा करते हैं, उस बात को समझते हैं। जो बात सही होती है उनके जीवन में खरी उतरती है उसको अपना लेते हैं। जो मूढ़ हैं उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरे के भुलावे में आ जाते हैं। मूढ़ मतलब होता है जो मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, जिनके पास स्वयं का विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह दूसरे के ज्ञान और विवेक के ऊपर चलते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है घर की बुद्धि का टोटा है, यानी जिसको अपनी घर की बुद्धि नहीं है, जिसके पास खुद की समझ नहीं है, वे दूसरे के भुलावे में यानी बहकावे में आ जाते हैं। गुप्त युग के ही दूसरे महान विद्वान श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी तरह के उद्गार प्रकट किए थे। जो पुरातन काल था वह मर चुका है, वह दूसरों का था। आज का जन यदि उसको पकड़कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह मृत हो जाएगा। पुराने समय के जो विचार हैं अनेक प्रकार के हैं। कौन ऐसा है जो भली प्रकार उनकी परीक्षा किए बिना अपने मन को उधर जाने देगा? अब ये कहना चाहते हैं जो पुराना समय था बीत चुका, वो आने वाला नहीं है। और आज के समय में पुराने समय को लेकर के अगर आप बैठे रहते हैं तो ये भी एक तरीके से देखा जाए ये भी उचित नहीं है। हाँ, पुरानी चीज़ जो काम की है उसको आप ग्रहण कीजिए, जो काम की नहीं उसको छोड़ दीजिए। और नए समय में भी जो काम की चीज़ है उसको ग्रहण कीजिए, और उसको जो काम की चीज़ नहीं उसको छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है। अगर आप किसी एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो यहाँ पर आपका ही नुकसान, ठीक है। आगे बताया है पुराने समय में जितने प्रकार के विचार थे वह अनेक थे, एक तो थे नहीं, अनेक प्रकार के थे। जो उसकी बने परीक्षा किए बिना, यानी उसको बिना कुछ सोचे समझे उसको अपना लेगा ना, क्या हो जाएगा? तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह बिना परीक्षा करके अगर किसी चीज़ को एक अपना लेता है तो उसके में कष्ट ही आने वाले हैं, और वह एक जीवन का वास्तविक रूप जो है उसको नहीं समझ, अथवा जो स्वयं विचार करने में आलसी हैं वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। यानी बता रहे हैं जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दूसरों पर डिपेंड रहता है, तो ऐसा व्यक्ति चारों से शून्य आलसी कह डालता है।
अकेला काम करने में आलस नहीं, जो विचारों से भी आलसी है तो वह क्या कर नहीं पाता है, अपने खुद के विचारों का भी निर्माण। जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है उसी के विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। अब ये कहना चाहते हैं जिसको सच में वास्तविकता में जिसके पास स्वयं की बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, समझ है, वही व्यक्ति क्या है, अपने जीवन में प्रसन्न रहता है, अपने विचार से प्रसन्न रहता है, उसके विचार और जीवन भी साफ सुथरा। जो यह सोचता है कि पहले आचार्य और धर्म गुरु जो कुछ कह गए हैं सब सच्चा है, उनकी सब बात सफल है, मेरी बुद्धि या विचार शक्ति कुछ पूंजियां हैं, ऐसा वावा वाक्यम प्रमाणम के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाता है। ये बात अंडरलाइन कर लीजिएगा। और काफ़ी विचारशील बात यहाँ पर कही गई है कि कैसे व्यक्ति जो हैं जो अपने जीवन को या फिर अपने प्राणों का हनन करते हैं, अपने प्राणों को नुकसान पहुँचाते हैं अपने आप। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो माने कि जितने भी आचार हुए हैं, धर्म गुरु हैं, उन्होंने सब कुछ जो कुछ कहा है वही सच्चा है, और आज के समय में उसके जो विचार है, सोचने समझने की शक्ति उनके सामने कुछ ऐसी तुच्छ बुद्धि रखने वाले, तुच्छ पूंजियां का मतलब यहाँ पर है ऐसी छोटी बुद्धि रखने वाले, ऐसी छोटी समझ रखने वाले ऐसे व्यक्ति और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्ति ही क्या करते हैं, आत्महनन। आत्म यानी होता है स्वयं, हनन मतलब नुकसान, इस स्वयं का ही नुकसान वाले होते। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि भैया जो व्यक्ति ऐसे हैं जो सोचते हैं कि पुराने समय के व्यक्ति ही सक्सेस है, यानी मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ, और उनकी ही बात सफल है, यानी सक्सेस व्यक्ति की बात ही सफल होती है, असफल व्यक्ति की बातों को अपना करके भी हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसी सोच रखने वाले ही व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बात कही। इस तरह से आज हमने दोनों पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य क्या है? संस्कृति की साधना। मानव जीवन का वरदान क्या है? निरंतर गति प्रदान करते रहना, ये ही मानव जीवन का वरदान है। ठीक है, आगे बताया है पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वह उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है, और यही अमर सत्य है। पूछ ले अमर सत्य क्या है? संस्कृति की स्वरूप पाठ के आधार से पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है, और यही अमर सत्य है। ठीक है, आत्मनन का मार्ग कौन अपनाते हैं? जो ऐसा मानते हैं प्राचीन समय में जो भी आचार धर्म गुरु हैं उन्होंने जो कुछ कहा है वह सच्चा है, उनकी बातें सब सफल हैं, उनके सामने मेरी बुद्धि बहुत ही तुच्छ है, ऐसा वावा वाक्यम प्रमाणम माने। वावा वाक्यम प्रमाणम का अर्थ यहाँ पर लेना है जो भी कुछ कह दिया वो ही प्रमाण है, वही कुछ सब ठीक है। ऐसे सोच रखने वाले, ऐसी समझ रखने वाले व्यक्ति ही आत्मनन का मार्ग। इस तरह से यहाँ पर कुछ जो प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उस पर भी हमने चर्चा कर ली है। आशा है कि आज आपको ये वीडियो क्लास आपको आई होगी, क्लास समझ में आई है। इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप कम से कम रिस्पांस दीजिए, मुझे थोड़ा सा पता चले जिससे मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, बुरी लगी है तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बुरी लगी है तो कमेंट के साथ डिसलाइक करिएगा, अच्छी लगी है तो आप कमेंट के साथ लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो क्लास में इसी चैप्टर के साथ। तब तक बच्चों आप इस चीज़ का अध्ययन करते रहें, पढ़ें पढ़ाएं, खुद बढ़ें, आगे बढ़ें, देश को बढ़ाएं और भगवान बने, स्वस्थ रहें। जय हिंद।